नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। बहराइच से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जिस मगरमच्छ ने कुछ दिन पहले 12 वर्षीय मासूम बच्चे को नदी में खींचकर उसकी जान ले ली थी, उसे आखिरकार वन विभाग और ग्रामीणों की संयुक्त टीम ने जिंदा पकड़ लिया है। मगरमच्छ को पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। वन विभाग ने लोगों से नदी और जलाशयों के किनारे सतर्क रहने की अपील की है, जबकि पकड़े गए मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। राजधानी लखनऊ से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गाजीपुर थाने में तैनात एक दरोगा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी कार के अंदर मिला है। बताया जा रहा है कि कार अंदर से लॉक थी और दरोगा अचेत अवस्था में पड़े मिले। पुलिस ने शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फोरेंसिक टीम पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। लखनऊ में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर 8 लोगों को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गिरोह विदेशी नागरिकों को तकनीकों और सहायता का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करता था। मौके से कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और इसके विदेशी कनेक्शन की जाँच कर रही है। कानपुर से साइबर अपराध का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर बच्चों के अश्लील वीडियो बेचने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि आरोपी टेलीग्राम से वीडियो डाउनलोड कर इंस्टाग्राम पर छोटे क्लिप डालते थे और फिर पूरी वीडियो के लिए पैसे वसूलते थे। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल में से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने यह आपत्तिजनक सामग्री खरीदी थी। गाजियाबाद जिले से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। आरोप है कि खेत में काम कराने के बहाने ले जाए गए 10 वर्षीय मासूम की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। बिहार के दरभंगा जिले से एक रहस्यमय मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। आरोप है कि देर रात एक अज्ञात युवक घर में घुसा और सो रही महिला के बाल काटकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी ने किसी भी कीमती सामान की चोरी नहीं की है। इससे पहले भी इसी तरह की एक घटना सामने आ चुकी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और इलाके में गश्त बढ़ा दी है। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। इस ट्रेन का संचालन हरियाणा के जिंद से सोनीपत रूट पर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली आधुनिक ट्रेन है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय रेलवे की यह तकनीक उपलब्धि रूप में देखा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। शुरुआती चरण में 10 और 20 रुपए के नोटों पर परीक्षण किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में बड़े स्तर पर पॉलीमर नोट जारी किए जा सकते हैं। हालांकि मौजूदा कागजी नोट पहले की तरह वैध रहेंगे और सामान्य रूप से चलने में बने रहेंगे। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में सामने आए चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। इस पूरे प्रकरण के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं टिन्नू और उसके भतीजे मनीष से पुलिस ने लंबी पूछताछ की, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आने का दावा किया जा रहा है। शुरुआती जांच में दान पेटी से निकाली गई राशि की गिनती व्यवस्था में अनियमितताओं के संकेत मिले हैं, जिसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया है। वहीं मंदिर से जुड़े 100 से अधिक कर्मचारियों के मोबाइल रिकॉर्ड और बैंक खातों की भी गहन जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की मिलीभगत सामने आ सके। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिका के लोगों को तकनीकी सहायता का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करता था। पुलिस का दावा है कि कुछ ही महीनों में यह नेटवर्क करीब 1 अरब रुपए की धोखाधड़ी कर चुका था। अब आरोपियों के विदेशी संपर्कों, बैंक खातों और पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने एसओजी की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों बदमाश लंबे समय से कई गंभीर मामलों में वांछित थे और उनकी तलाश लगातार जारी है।
उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार गोंडा, बहराइच, श्रीवस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। सहारनपुर से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक पुराने धार्मिक ढांचे को अदालत ने अवैध निर्माण बताते हुए हटाने का उच्छेद दिया है। प्रशासन ने कार्रवाई के 30 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है, जबकि करीब 6 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर बिना वैध अनुमति के निर्माण किया गया था, इसलिए कानून के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। रामपुर स्थित जवाहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रशासन ने विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है कि और राजनीतिक फैसला बताया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश और नियमानुसार की जा रही है तथा किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। बिजनौर में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर कई चीनी मिलें बंद कराने का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। अयोध्या की प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी को लेकर पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के एक बयान ने बहस छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया है कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुस्लिम शासक के संरक्षण में हुआ था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। उनके इस बयान पर संत समाज और कई संगठनों ने ऐतिहासिक प्रमाण पेश करने की मांग की है, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक और धार्मिक चर्चा का विषय बन गया है। प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने लाभार्थियों से तय समय सीमा के भीतर आधार प्रमाणिक और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा कराने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर चुनाव आयोग से सामने आई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि घोसी, दुद्धी और फरीदपुर विधानसभा सीटों पर फिलहाल उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। आयोग के अनुसार इन सीटों से जुड़े कुछ कानूनी मामले अभी भी न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है। इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति पर असर पड़ता तय माना जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार से निवेशकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। भारतीय शेयर बाजार से निवेशकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स 965 अंकों की मजबूती बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 24,300 के अहम स्तर को पार करने में सफल रहा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण यह तेजी आई है। इस उछाल से निवेशकों की संपत्ति में भी बड़ा इजाफा हुआ है और अब अगले कारोबारी सत्र पर सभी की नजर बनी हुई है। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 15 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 4 दोषियों को दोषी मानते हुए मृत्यु होने तक फांसी की सजा सुनाई है। मामला एक ही परिवार के नृशंस हत्या और लूटपाट से जुड़ा था, जिसने उस समय पूरे इलाके को झकझोर कर दिया था। लंबे समय तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इसे सुनियोजित अपराध माना और कड़ी सजा सुनाई। लखनऊ में पुलिस ने एक और बड़े फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। साइबर टीम ने शहर की एक पॉश रिहायशी कॉलोनी में छापेमारी कर 8 लोगों को हिरासत में लिया। आरोप है कि यह गिरोह विदेशी नागरिकों को तकनीकी सहायता का झांसा देकर लाखों रुपए की साइबर ठगी करता था। मौके से कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और इसके विदेशी कनेक्शन की जाँच में जुटी है। वाराणसी के चौबेपुर थाने से सामने आए एक वीडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वायरल सीसीटीवी फुटेज में एक महिला दरोगा फरियादी को लगातार थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला दरोगा को निलंबित कर दिया है। पुलिस विभाग का कहना है कि आम नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मामले की विभागीय जाँच शुरू कर दी गयी है। शामली से यूपी पुलिस की छवि को झटका देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने हथियार तस्करी के आरोप में अपने ही एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह मालखाने से जब्त हथियार चोरी कर अपने रिश्तेदार के जरिए अपराधियों तक पहुंचाता था। पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की गहन जाँच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि और लोग शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।
पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी को और आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं कराया है, उनकी किस्त अटक सकती है। जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी पात्र किसान समय रहते प्रक्रिया पूरी कर सकें और योजना का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकें। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर सामने आ सकती है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार रिक्त पदों का विवरण तैयार किया जा रहा है और जल्द ही नए आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। लंबे समय से भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के खाली पदों पर जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक इमामबाड़े और मजार पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि निर्माण अवैध था और पहले भी कई नोटिस जारी किए जा चुके थे। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस अभियान के बाद पूरे इलाके में अतिक्रमण करने वाले हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस अभियान के बाद इलाके में अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। त्योहारी सीजन से पहले सर्राफा बाजार से राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश के कई शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार बढ़ती कीमतों के बाद आई इस नरमी से ग्राहकों में खरीदारी का उत्साह बढ़ा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और रुपए की मजबूती के कारण घरेलू बाजार में यह गिरावट देखने को मिली है। कारोबारियों को आने वाले दिनों में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। मेरठ प्रशासन ने आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि इस बार 10 फीट से ऊंची कांवड़ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला बिजली के तारों और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सभी कांवड़ समितियों के साथ बैठक कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। अयोध्या में वाणिज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार में भारी मात्रा में सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। अधिकारियों के अनुसार कार में मौजूद लोग मौके पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद जीएसटी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले में कर चोरी समेत अन्य पहलुओं की भी जाँच की जा रही है। कौशाम्बी जिले के एक सरकारी विद्यालय से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ की एक महिला प्रधानाचार्य हाथ में धारदार हथियार लेकर स्कूल पहुँच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में वह लोगों को धमकी देती हुई भी दिखाई दे रही है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शासन ने 5 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के तबादले के बाद आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में रामपुर और ललितपुर समेत कई जिलों में नए पुलिस कप्तानों की नियुक्ति की गई है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया तहत किया गया है। वाराणसी और गाजियाबाद से ठगी के 2 बड़े मामले सामने आए हैं। वाराणसी में खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर बदमाश एक ज्वेलरी शोरूम से करीब 80 लाख रुपए की चांदी लेकर फरार हो गए। वहीं गाजियाबाद में जालसाजों ने फर्जी हस्ताक्षर के जरिए एक व्यक्ति के बैंक खाते से 1 करोड़ 16 लाख रुपए निकाल लिए। दोनों मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। सावन से पहले ज्ञानवापी परिसर को लेकर एक नई मांग सामने आई है। एक राजनीतिक संगठन ने काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन को पत्र लिखकर सावन माह के दौरान ज्ञानवापी परिसर में शुक्रवार की विशेष नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह कदम जरूरी है। फिलहाल इस मांग को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। वंदे मातरम को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कोई भी सच्चा भारतीय वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जनता से जुड़े महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के विशेषज्ञों को आगे ला रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने गौरक्षा कानून को लेकर सरकार से कड़ा रोक अपनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज अब उसी राजनीतिक दल का समर्थन करेगा जो देश भर में प्रभावी गौरक्षा कानून लागू करने की स्पष्ट गारंटी देगा। उन्होंने केवल घोषणाओं के बजाय कानून के सख्त पालन पर जोर दिया। उनके इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है।